एक शरीफ नौजवान जिसे कदम कदम पर संसार किया गया। जालिम माशरे की नाइंसाफियों, करप्ट पुलिस और दौलतमंद बदमाशों ने उसे भी एक गुंडा बनने पर मजबूर कर दिया। और जब एक शरीफ इंसान जराइम पेशा बन जाए तो वो सब गुंडों से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक बदकिस्मत नौजवान जिसे जुर्म की दलदल ने एक आतिशफशां बना दिया। बदले की आग में जलते एक शरीफ नौजवान की कहानी। शारिक के दिमाग में आंधियां सी चल रही थीं। इतनी बड़ी साजिश हो रही थी और वो बेखबर था। और सितम ज़रीफी तो ये थी कि वो इस साजिश का मरकजी किरदार था और वो इस सब से लाइल्म था। शारिक ने मलिक तोती खान से कहा, क्या गुल रहमान को ये सब कुछ मालूम था? मलिक तोती खान ने नफी में सर हिलाया, बोला नहीं, ये भी असल मंसूबे से बिल्कुल लाइल्म था। इसे भी यही बताया गया था कि मामला हिरवन का है, लेकिन इसे ये हिदायत कर दी गई थी कि तुम लोगों को किसी तरह बराकी तक ले आए। तुम लोगों को आगे लाने में मलिक फरीद की प्लानिंग भी शामिल थी। पहले सरहद के करीब मुलाकात का प्रोग्राम बनाया गया था। तुम लोग मुकर्रर जगह पर पहुंचे तो मुल्ला नसीरुद्दीन को ये पैगाम देकर तुम लोगों के पास भेज दिया गया कि मलिक फरीद चंद दीगर मसरूफियात की बिना पर इस कलानुमा मकान में नहीं आ सका, इसलिए तुम लोगों को आगे ले आए। इस तरह होते होते तुम लोगों को बिलाखिर बराकी पहुंचा दिया गया। मंसूबा यह था कि मलिक फरीद बराकी में तुमसे मुलाकात करता और तुम्हें एतमाद में लेकर बताता कि असल मंसूबा क्या है। हिरवन की बात और होती, लेकिन ये मामला कौमी नवादिरात का है जिन्हें हुकूमत किसी भी तरह मुल्क से बाहर जाने न देती। ये अफगानिस्तान का कौमी तारीखी विरसा और कौमी खजाना है जिसे हर कीमत पर मुल्क से बाहर ले जाने से रोका जाता। इसमें तुम लोगों की जान भी जा सकती थी। शारिक बड़बड़ाया, इतना बड़ा धोखा और मुझे पता भी नहीं चला। मलिक तोती ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम्हें असल मंसूबे का पता चलेगा तो शायद तुम पागलों की तरह अपने बाल नोचने लगोगे। शारिक ने हैरत से उसकी तरफ देखा, बोला, असल मंसूबा? क्या कोई और मंसूबा भी था? मलिक तोती खान मुस्कुराया, बोला, हाँ, और उनका असल मंसूबा वही था। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा, असल मंसूबा ये था कि तुम्हें नकली या बहुत मामूली किस्म के नवादिरात देकर रवाना कर दिया जाता और तुम्हारी रवानगी के बाद ये राज लीक कर दिया जाता कि तुम नवादिरात लेकर जा रहे हो। हुकूमत के कारिंदे तुम्हारे पीछे लग जाते और दूसरी पार्टी असल नवादिरात लेकर बड़े इत्मीनान से किसी और रास्ते से निकल जाती। वो लोग तो सही सलामत पाकिस्तान पहुंच जाते, लेकिन तुम लोग या तो मारे जाते या पकड़े जाते। पकड़े जाने की सूरत में भी तुम लोगों की मौत यकीनी होती। जब ये इंकिशाफ होता कि तुम लोगों के पास नवादिरात नकली या बहुत मामूली नौयत के हैं, तो वो असली नवादिरात का पता चलाने के लिए तुम लोगों पर तशद्दुद करते। हमारी पुलिस और इंटेलिजेंस ने रूसियों से तशद्दुद के ऐसे ऐसे तरीके सीखे हैं कि शैतान भी पनाह मांगता है। शारिक बोला, हैरत अंगेज। मलिक फरीद के मकान से फरार होने से पहले गुल रहमान ने बताया था कि मलिक फरीद को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। उसकी गिरफ्तारी के बाद उस पर दबाव डालने के लिए उसके घर वालों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और हम भी साथ पकड़े जाएंगे। इसलिए उसने हमें फरार होने का मशवरा दिया था, लेकिन ये अंदाजा तो मुझे बाद में हुआ कि उसने पहले ही से फरार की तैयारी मुकम्मल कर रखी थी। उसे क्या मालूम था कि मलिक तोती खान ने उसकी बात काटी, बोला, उसे फरार के वक्त भी कुछ मालूम नहीं था। मलिक फरीद की गिरफ्तारी की इत्तला के साथ ही गुल रहमान को खुफिया तौर पर यह पैगाम भी मिला था कि वो तुम लोगों को लेकर बराकी से निकल जाए। ये तो महज इत्तेफाक है कि समीना ने उसे यहाँ आने का मशवरा दिया, लेकिन अगर समीना ये मशवरा न भी देती तो गुल रहमान तुम लोगों को लेकर यहीं आता। मुझे कल सुबह ही तुम लोगों के फरार की इत्तला मिल गई थी। तुम लोगों की आमद मेरे लिए गैर मुतवक्के नहीं है। ये कबीला मेरा वफादार है। मैंने ये बता दिया है कि मेहमानों की हिफाजत करनी है। ये लोग अपनी जानें दे देंगे, लेकिन तुम लोगों पर आंच नहीं आने देंगे। शारिक बोला, लेकिन तुम हमारी मदद क्यों करना चाहते हो? महज इंसानी हमदर्दी की बिना पर या इसके पस मंजर में कुछ और भी है? मलिक तोती ने कहा, तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त है, इंसानी हमदर्दी भी है। मैं चाहता हूं कि तुम लोग खैरियत से अपने वतन पहुंच जाओ। तुम लोगों की मदद करने का एक मकसद और भी है, और वो ये है कि वो नवादिरात इस मुल्क से बाहर न जाने पाएं। शारिक ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा, बोला, वो क्यों? मलिक तोती ने गहरा सांस लेते हुए कहा, बड़ा अजीब सा सवाल है। मनशियात का स्मगलर होने का ये मतलब हरगिज नहीं है कि मेरा ज़मीर मुर्दा हो चुका है। ये मेरा वतन है, मुझे इससे मोहब्बत है, इसकी हर चीज से मोहब्बत है। ये नवादिरात मेरे मुल्क का तारीखी और कौमी विरसा है। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि ये विरसा इस तरह लुट जाए। मैंने मलिक फरीद से भी कहा था कि वो ऐसा न करे, लेकिन वो नहीं माना। मेरा फर्ज उसे समझाना था। मेरी बात मानना या न मानना उसका काम है। वो अपने इरादे से बाज ना आया, लेकिन वो उसमें कामयाब भी नहीं हो सका। मैंने तो उसे ये मशवरा भी दिया था
कि वो तमाम नवादिरात हुकूमत के हवाले कर दें, लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि हुक्मरान भी काबिल एतमाद नहीं हैं। कौमी खजाने को वो खुद दोनों हाथों से लूट रहे हैं। हमारे हुक्मरान ये नवादिरात इसलिए हासिल नहीं करना चाहते कि उनकी हिफाजत की जाएगी। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि नवादिरात मिलने के बाद उनकी बंदरबांट शुरू हो जाएगी और बहुत कम चीजें जो मामूली नौयत की होंगी म्यूजियम को लौटाई जाएंगी। शारिक बोला, तो असल कहानी ये है। मलिक तोती खान ने कहा, मलिक फरीद को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। हम दोनों ने मॉस्को यूनिवर्सिटी में इकट्ठे तालीम हासिल की है। वो अपने इरादे का पक्का और आहनी आसाब का मालिक है। मैं जानता हूँ कि उसके जिस्म का रेशा रेशा अलग कर देने के बाद भी हुक्मरान उससे नवादिरात के बारे में कुछ मालूम नहीं कर सकेंगे। और मैं ये भी जानता हूँ कि मलिक फरीद ज्यादा अरसे तक उनके कब्जे में नहीं रह सकेगा। उसके हाथ बहुत लंबे हैं, बड़े ताल्लुकात हैं उसके। रिहाई मिलने के बाद वो फिर अपने मंसूबे पर अमल शुरू कर देगा, लेकिन अब चूंकि बात खुल चुकी है इसलिए अमली कदम उठाने से पहले उसे बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। शारिक बोला, लेकिन पुलिस हमारे पीछे क्यों लग गई है? मलिक तोती ने कहा, हो सकता है हुक्मरान ये समझते हों कि नवादिरात तुम लोगों के पास हैं और वो तुम लोगों से नवादिरात के बारे में मालूम करने के लिए तुम्हारे जिस्म का रेशा रेशा अलग कर देंगे। अगर नवादिरात तुम लोगों के कब्जे में होते तो बात और थी, लेकिन अफसोसनाक हकीकत तो ये है कि तुम इस बारे में कुछ जानते ही नहीं। जब तुम लोग कुछ नहीं बता सकोगे तो तुम लोगों को बड़ी बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। अगर तुम लोगों को कोई खतरा हुआ तो तुम्हें तोर खान के साथ पहाड़ों पर भेज दिया जाएगा। वो तुम लोगों को सरहद की तरफ ले जाएगा। शारिक ने कहा, अच्छा हुआ तुमने मुझे असल हकीकत से आगाह कर दिया। बहरहाल मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। जिंदगी में अगर कभी मौका मिला तो मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला चुकाने की कोशिश जरूर करूंगा। तोती खान ने कहा, मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा। अगर तुम दानिस्ता तौर पर इस साजिश में शरीक होते तो मेरा रवैया मुख्तलिफ होता। ऐसी सूरत में तुम्हें यहाँ पनाह देने की बजाय मैं खुद तुम्हें हुकूमत के हवाले कर देता। लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम बेगुनाह हो। तुम्हें शुरू से अब तक धोखे में रखा गया है। अपनी जान बचाने के लिए तुमसे पुलिस के कुछ आदमी मारे गए हैं, वो एक अलग मामला है। पुलिस से हमें भी कोई हमदर्दी नहीं है। ये हुकूमत का वो शोबा है जो अवाम पर जुल्म करने में हमेशा पेश रहा है। इन्होंने लातादाद बेगुनाहों को मौत के घाट उतारा है। तुम्हें कोई भी ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जिसे पुलिस से हमदर्दी हो। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर उठते हुए बोला, ठीक है शारिक, जब तक खतरा नहीं है तुम लोग यहाँ रहो। यहाँ तुम लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी। जैसे ही खतरा महसूस हुआ तुम लोगों को यहाँ से निकाल दिया जाएगा। मलिक तोती खान हवेली के सामने वाले हिस्से की तरफ चला गया और शारिक वहीं छोटे से लॉन में कुर्सी पर बैठा रह गया। उसका जहन बुरी तरह उलझा हुआ था। अजीब सी सनसनाहट हो रही थी। वो हाजी के बारे में सोच रहा था जिसने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया। वो अभी ये सब कुछ सोच रहा था कि समीना भी पहुंच गई। उसके चेहरे के तासुरात देखकर समीना चौंक सी गई। समीना दूसरी कुर्सी पर बैठते हुए बोली, क्या बात है? पहली मर्तबा तुम्हें इस कदर परेशान देख रही हूँ। शारिक ने गहरा सांस लेते हुए कहा, बात ही परेशानी की है। चंद लम्हों की खामोशी के बाद उसे मलिक तोती खान से होने वाली गुफ्तगू से आगाह करने लगा। समीना बोली, तुम्हें याद है एक मौके पर मैंने और नौलखे ने भी कहा था कि हाजी हमारे साथ कोई चाल चल रहा है और हमें धोखे से यहाँ भेजा गया है। वो हमें अपने रास्ते से हटाना चाहता है। शारिक ने कहा, हाँ मुझे याद है, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि हाजी ऐसी घटिया हरकत करेगा। बहरहाल दुआ करो हम खैरियत से वापस पहुंच जाएं। हाजी को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि उसकी आने वाली नस्लें भी याद करेंगी। नौलखे ने कहा, यहाँ से निकलेंगे तो उसे सबक सिखाएंगे ना। हम जिस तरह की सूरत हाल से दो चार हैं उसे देखते हुए मुझे तो यकीन नहीं कि हम पाकिस्तान वापस जा सकेंगे। यहाँ की पुलिस हमारे पीछे लग चुकी है। सरहदों पर इत्तला दे दी गई है। जरूरी नहीं है कि हमें हर जगह मलिक तोती खान जैसे हमदर्द लोग मिलते रहें। शारिक ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, घबराओ नहीं, हम वापस जरूर जाएंगे और फिर तुम भी देख लोगे कि मैं हाजी से इंतकाम किस तरह लेता हूँ। नौलखे ने गहरा सांस लेते हुए कहा, अच्छा भाई, वापस जाएंगे तो देखा जाएगा। फिलहाल तो ये दुआ करनी चाहिए कि हम यहाँ से खैरियत से निकल जाएं। शारिक ने कोई जवाब न दिया। वो उन दोनों को कमरे में छोड़कर एक बार फिर बाहर आ गया और इधर उधर देखने लगा। उसे गुल रहमान की तलाश थी लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी ही देर के बाद मलिक तोती के एक मुलाजिम ने इत्तला दी कि खाना तैयार है। वो तीनों हवेली के सामने वाले हिस्से में आ गए जहाँ एक कमरे में दस्तरखान बिछा हुआ था। खाने पर बस्ती के कुछ और लोग तो मौजूद थे लेकिन गुल रहमान मौजूद नहीं था और ये इंकशाफ बाद में हुआ कि गुल रहमान यहाँ से जा चुका है। नौलखे ने अपने कमरे में पहुंचकर कहा, मुझे तो अब भी दाल में कुछ काला नजर आ रहा है शारिक बाबू। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मलिक तोती हमें किसी और चक्कर में फंसाना चाहता हूँ? शारिक ने कहा, मैं मलिक से बात करूंगा, अगर उसे कोई खतरा नहीं है तो हमें क्या खतरा हो सकता है। नौलखे ने कहा, बात करने का कोई फायदा नहीं होगा, वो कोई और उज़र पेश कर देगा। वैसे ये बात अब अपने जहन से निकाल दो कि हम अपने मुल्क वापस जा सकेंगे।
शारिक ने कहा, घबराओ नहीं नौलखे, सब ठीक हो जाएगा। वो उसे तसल्ली देने के अलावा क्या कर सकता था। उसी रोज शाम से जरा पहले शारिक ने मलिक तोती को पकड़ लिया। वो दोनों लॉन में कुर्सियों पर बैठे कहवा पी रहे थे। शारिक ने गुल रहमान के चले जाने के बारे में बात की तो वो मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें शायद ये शुबा है कि मैं भी तुम लोगों के खिलाफ किसी साजिश में शरीक हूँ, या तुम्हारे खिलाफ कोई नई साजिश तैयार हो रही है। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। वो एक लम्हे को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए बोला, बात दरअसल ये है कि गुल रहमान को मैंने ही भेजा है। वो बोरमल में तुम लोगों का इंतजार कर रहा है। शारिक ने पूछा, ये बोरमल कहाँ है? मलिक तोती ने कहा, पाकिस्तान की सरहद से चंद मील दूर एक छोटा सा अफगानी कस्बा। वहां भी मेरे कुछ लोग आबाद हैं जिनका सरहद पार आना जाना रहता है। तुम लोगों के पहुंचने से पहले गुल रहमान उनसे मिलकर तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लेगा। इस तरह तुम लोग वहां से आसानी से पाकिस्तान के इलाके जनूबी वजीरिस्तान में दाखिल हो सकोगे। शारिक बोला, हमें गुल रहमान के साथ क्यों नहीं भेज दिया? मलिक तोती ने मुस्कुराते हुए कहा, गुल रहमान पख्तून है। वो पश्तो के अलावा फारसी और दर्री जबान भी जानता है। अपने आप को आसानी से अफगान बाशिंदा साबित कर सकता है। अगर उसे कहीं रोक लिया गया तो उसे अपनी जान छुड़ाने में ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आएगी। उसके बरक्स तुम लोगों को आसानी से शनाख्त किया जा सकता है। तुम लोगों के चेहरे यहाँ के लोगों से मुख्तलिफ हैं और तुम यहाँ की कोई जबान भी नहीं जानते। ऐसी सूरत में तुम लोगों के लिए दुश्वारियां पैदा हो सकती हैं, इसलिए तुम लोगों को गुल रहमान के साथ नहीं भेजा गया। शारिक बोला, लेकिन गुल रहमान मुझे मिलकर क्यों नहीं गया? मलिक तोती ने कहा, उसे बड़ी उजलत में यहाँ से रवाना होना पड़ा था। फिर चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला, परेशान होने की जरूरत नहीं है, शुबहात को दिल में जगह न दो। मैं वाकई तुम्हारा हमदर्द हूँ और चाहता हूँ कि तुम लोग खैरियत से अपने वतन पहुंच जाओ। शारिक ने उलझी हुई निगाहों से उसकी तरफ देखा। बोला, लेकिन अगर हमारे साथ कोई धोखा हुआ तो? मलिक तोती ने कहा, मैंने कहा ना, शुबहात को अपने दिल में जगह मत दो। मैं खरा आदमी हूँ, मेरे दिल में कोई मुनाफिकत नहीं है। जो हकीकत थी वो मैंने बता दी। अगर मैं भी हाजी की तरह इस साजिश में शरीक होता तो इस वक्त यहाँ तुम लोगों की पोजीशन मुख्तलिफ होती। तुम लोग इस तरह हमारी मेहमान नवाजी का लुत्फ न उठा सकते। शारिक ने गहरा सांस लेते हुए कहा, शायद तुम ठीक कहते हो। मलिक तोती बोला, घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ये कहते हुए वो उठ गया और इस तरह उनकी ये मीटिंग खत्म हो गई। समीना हवेली के दूसरे हिस्से में मलिक तोती खान के अफराद खाना के साथ रिहाइश पजीर थी। उसकी अपने साथियों से दिन में एक दो मुलाकातें तो हो ही जाती थी, लेकिन उस रोज समीना सुबह से उस तरफ नहीं आई थी जहां शारिक और नौलखा रह रहे थे। मलिक तोती ने जो कुछ बताया था समीना को उससे आगाह करना जरूरी था। शाम को शारिक ने पैगाम भेजकर समीना को बुला लिया। उसे देखकर शारिक उछल पड़ा। उसे देखकर लगता था जैसे वो ख्वाब में चल रही हो। कंधे झुके हुए और आंखें चढ़ी हुई थी। वो दीवार से टेक लगाकर कालीन पर नीम दराज हो गई। उसकी आंखें बंद हो रही थीं, जैसे नींद का गलबा हो रहा हो। शारिक ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, क्या बात है समीना, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? समीना बोली, करीम जान सुबह से कहीं गया हुआ है, पता नहीं कब आएगा। उसकी आवाज भी किसी कुएं की गहराई से आती हुई महसूस हो रही थी। शारिक ने कहा, करीम जान कहीं गया हुआ है तो तुम्हें क्या परेशानी है? करीम जान मलिक तोती खान के बेटे का नाम था। समीना बड़बड़ाई, वो पता नहीं कब आएगा। इस मर्तबा शारिक चौंके बगैर न रह सका। उसने समीना को कंधे से पकड़कर झंझोड़ दिया। समीना होश में आओ, क्या बक रही हो तुम? समीना इस तरह चौंक गई जैसे नींद से बेदार हो गई हो। क्या हुआ? शारिक उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला, समीना क्या बात है, क्या हुआ है तुम्हें? समीना बोली, क्या हुआ है मुझे? शारिक ने उसे घूरा, बोला, सच बताओ समीना, मामला क्या है? तुम्हारी ये हालत जैसे नशा टूट रहा हो, कहीं तुम? वो एक लम्हे को खामोश हुआ, फिर बोला, तुम करीम जान के लिए क्यों परेशान हो रही हो? कहीं वो तुम्हें? वो खामोश हो गया। उससे आगे वो सोचना नहीं चाहता था। वैसे पिछले 2-3 दिन से शारिक समीना में कुछ तब्दीली महसूस कर रहा था, लेकिन उसने तवज्जो नहीं दी थी। और अब तो समीना की हालत देखकर उसके दिल में तरह तरह के शुबहात सर उभारने लगे। उसने इधर उधर देखा, नौलखा कमरे में नहीं था। दरवाजा खुला हुआ था। शारिक ने उठकर दरवाजा बंद कर दिया और समीना के सामने बैठ गया। उसने समीना को दोनों हाथों से पकड़कर झंझोड़ दिया। बताओ समीना, ये क्या हुआ है तुम्हें? क्या तुमने नशा शुरू कर दिया है? कौन देता है तुम्हें ये जहर? समीना ने मध्यम लहजे में कहा, करीम जान, वो 3-4 दिन से मुझे इंजेक्शन दे रहा है। वो कहता था। वो खामोश हो गई। शारिक ने उसे घूरा, बोला, क्या कहता था वो? समीना बोली, उस रोज मेरा दिल घबरा रहा था। करीम जान ने मुझे इंजेक्शन लगा दिया कि इससे मेरे दिल को तकवियत मिलेगी, और फिर वो सुबह शाम मुझे इंजेक्शन लगाता रहा। शारिक चीखा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या तुम नहीं जानती कि हेरोइन वो जहर है जो खून में शामिल होकर जिंदगी को दीमक की तरह चाटता है? और बिलाखिर शारिक कहते कहते खामोश हो गया। उसके दिमाग में आंधियां सी चलने लगी। वो पहले माझे गुज्जर और फिर हाजी के साथ मिलकर तवील अरसे से दुनिया भर के नौजवानों की रगों में ये जहर पहुंचा रहा था।
लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इस जहर से कितने नौजवान मौत के मुंह में चले जाते हैं, कितने मफलूज होकर रह गए हैं। उसने कभी नहीं सोचा था कि इसके नताइज कितने भयानक और खौफजदा हैं। लेकिन अब अपने पर पड़ी तो उसके होश उड़ गए। करीम जान ने उसे धोखे से हेरोइन के इंजेक्शन लगाए थे। 3-4 दिन में ही समीना की ये हालत हो गई थी। दरवाजा खुला और तभी नौलखा अंदर दाखिल हुआ। बोला, क्या हुआ शारिक बाबू, ये समीना बीबी को क्या हुआ? शारिक ने कहा, वही हुआ जिसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। फिर वो उसे समीना के बारे में बताने लगा। आखिर में बोला, नौलखे, आज अपने आप पर आन पड़ी है तो मुझे एहसास हो रहा है कि हम किस तरह मासूम लोगों की जिंदगियों से खेलते रहे हैं। बड़ा जुल्म किया है हमने, लेकिन आज मैं ये वादा करता हूं कि मेरी जिंदगी का एक एक लम्हा मौत के इन सौदागरों के खिलाफ लड़ते हुए गुजरेगा। मैं बर्बाद कर दूंगा इन सबको, हेरोइन की फैक्ट्रियां तबाह कर दूंगा। नौलखे ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, शारिक बाबू, हम लोग तो गर्दन तक इस दलदल में फंसे हुए हैं, कैसे निकलेंगे इससे? शारिक बोला, तुम मेरा साथ दो। जिंदगी और मौत की परवाह किए बगैर हम अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों तक ये लड़ाई जारी रखेंगे। नौलखे ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, बोला, मैं तुम्हारे साथ हूं। उन दोनों ने बड़ी गर्मजोशी से हाथ मिलाते हुए ये अहद किया कि अब वो मौत के इन सौदागरों के खिलाफ जंग शुरू करेंगे। नौलखे ने कहा, मैं करीम जान की गर्दन पकड़ लूंगा। शारिक बोला, नहीं, ऐसा करना खतरनाक होगा। अलबत्ता हम ये कर सकते हैं कि अब समीना को अपने पास ही रखें और करीम जान को इसके पास आने का मौका न दें। नौलखा बोला, अब वो इसके करीब नहीं आएगा। समीना कालीन पर पड़ी उनकी बातें सुनती रही। 3-4 रोज और गुजर गए। समीना उन्हीं के साथ रह रही थी और इस दौरान उसकी तबीयत भी संभल गई थी। ये गनीमत था कि शुरू में ही पता चल गया था और उसकी रोकथाम कर ली गई थी। लेकिन इस वाक़े ने शारिक की आंखें खोल दी। उस रात वो खाना खा रहे थे कि बस्ती का एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। वो दरवाजे के करीब ही रुककर बारी बारी सबकी तरफ देखने लगा। फिर मलिक तोती की तरफ देखते हुए बोला, तोरखान का पैगाम आया है। वो अपने आदमियों के साथ घाटी में मौजूद है और आपकी तरफ से किसी पैगाम का मुंतजिर है। मलिक तोती ने कहा, उसे इत्तला भिजवा दो कि वो घाटी में ही रहे और जब तक मेरी तरफ से दूसरा पैगाम न मिले बस्ती में न आए। वो आदमी बाहर चला गया। उनमें ये गुफ्तगू दर्री जबान में हुई थी। उस आदमी के जाने के बाद मलिक तोती ने शारिक वगैरह को उर्दू में तोरखान के बारे में बता दिया। खाना खाने के तकरीबन आधे घंटे बाद वो बैठे बातें कर रहे थे कि फायर की आवाज सुनकर चौंक गए। राइफल के फायर की ये आवाज बहुत दूर से आती हुई महसूस हुई थी। शारिक एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। ओह, बोला, मेरा ख्याल है पुलिस हमारी तलाश में बाग के करीब पहुंच चुकी है। राइफल का ये फायर अब्दुल्ला जान की तरफ से सिग्नल है कि अपनी राइफलें उठा लो और सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए तैयार रहो। उसने कमरे में पड़ी हुई अपनी राइफल उठा ली। समीना और नौलखे ने भी अपनी अपनी राइफलें उठा ली। चंद सेकंड के बाद ही एक आदमी दौड़ता हुआ उनके कमरे में दाखिल हुआ। वो शारिक की तरफ देखते हुए बोला, पुलिस इस तरफ आ रही है। मलिक तोती ने कहा है कि तुम लोग तहखाने में पहुंच जाओ। शारिक ने कहा, ठीक है, चलो। उसने अपने साथियों को इशारा किया। वो लोग कमरे से निकल कर सहन उबूर करके सामने वाले बरामदे में दाखिल हो गए। यहाँ कतार में कई कमरे बने हुए थे। वो आदमी उन्हें लेकर एक कमरे में घुस गया। ठीक उसी लम्हे फजा फायरिंग की आवाज से गूंज उठी। शारिक को समझने में देर न लगी कि पुलिस बस्ती में पहुंच गई है और बस्ती वालों ने मुकाबला शुरू कर दिया है। फायरिंग की आवाज बढ़ती जा रही थी। उस आदमी ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और फर्श पर बिछा हुआ कालीन एक कोने से पकड़कर उठाने लगा। तहखाने का रास्ता उतना ज्यादा कुशादा नहीं था कि वो सब बैक वक्त उसमें दाखिल हो सकते। मुल्ला नसीरुद्दीन भी अपनी बीवी और बेटी शाहपरी को लेकर पहुंच गया। शारिक तहखाने के दरवाजे पर खड़ा था। उसने सबसे पहले नौलखे को नीचे उतारा, फिर शाहपरी और उसकी माँ को। वो बुढ़िया अभी दरवाजे में ही थी कि उस मकान का आंगन भी फायरिंग से गूंज उठा। पुलिस वाले मलिक तोती खान के 2 आदमियों का पीछा करते हुए उस तरफ आ गए थे। मुल्ला नसीरुद्दीन ने राइफल संभाला और शारिक की तरफ देखते हुए चीखा, मैं इन लोगों को रोकता हूं, तुम अंदर जाओ, जल्दी करो। शारिक कुछ कहना ही चाहता था कि कई गोलियां उस कमरे के दरवाजे और खिड़कियों पर आकर लगीं। शारिक ने एक खिड़की की आड़ में होकर फायरिंग शुरू कर दी। मुल्ला नसीरुद्दीन दूसरी खिड़की के करीब खड़ा था। वो भी फायरिंग कर रहा था। मुल्ला नसीरुद्दीन एक बार फिर चीखा, वो लोग पहुंच गए हैं, तुम भागो यहां से। शारिक दौड़ता हुआ तहखाने के दरवाजे में दाखिल हो गया। अंदर दाखिल होते ही उसका हाथ दीवार पर एक ऐसी जगह लगा जहां उस दरवाजे का मैकेनिज्म पोशीदा था और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। बाहर से फायरिंग की आवाजें अभी भी सुनाई दे रही थी। दरवाजा बंद होने की वजह से आवाज की शिद्दत कम हो गई थी, लेकिन फिर अचानक ही फायरिंग की आवाजों में शिद्दत पैदा हो गई। शारिक अच्छी तरह जानता था कि तहखाने का रास्ता बंद हो जाने के बाद बाहर से किसी अजनबी के लिए ये अंदाजा लगाना दुश्वार था कि तहखाने का रास्ता कहाँ है। वो मुड़कर इधर उधर देखने लगा। वो उस वक्त सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर था। नीचे गहरी तारीकी थी। हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। उसे अपने साथी भी नजर नहीं आ रहे थे। दफतन अपने चेहरे के करीब ही रोशनी का नुक्ता देखकर वो चौंक गया। वो खुफिया दरवाजे में एक छोटा सा सुराख था जो टेडी पैसे से ज्यादा बड़ा नहीं था। शारिक ने उस नन्हे से सुराख से आंख लगा दी और दूसरे ही लम्हे वो कांप उठा।
तो पुलिस वालों ने मुल्ला नसीरुद्दीन को दबोच रखा था। वो उससे कुछ पूछ रहे थे और मुल्ला नसीरुद्दीन मुसलसल नफी में सर हिला रहा था। एक पुलिस वाले ने राइफल का बट पूरी कुव्वत से उसके पेट पर मारा। मुल्ला नसीरुद्दीन चीख उठा।